हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या कह रहा है? हाफ मतलब आधा, द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है परिमाप, परिधि। ठीक है, परिमाप। ठीक है, किसी भी एक, जो भी जिसका भी परिमाप मतलब उसकी बाउंड्री, एक प्रकार से किसकी, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक आयताकार बाग है, जो मतलब इस प्रकार से ऐसे एक बाग है, उसका परिमाप, परिमाप मतलब उसकी बाहर वाली बाउंड्री, एक प्रकार से जो उसकी बाउंड्री होती है वो उसका परिमाप होता है, उसकी पेरीमीटर होती है वो। ठीक है, क्या कहा गया है? हुज लेंथ इज 4 मीटर। ये गार्डन के बारे में बताया गया है कि उसकी जो लेंथ है वो है इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ होती है ब्रेथ। ठीक है, विड्थ क्या होती है? ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और लेंथ होती है लंबाई। बताया गया है कि जिसकी लंबाई है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, इज 36 मीटर। ये इज 36 मीटर क्या है? ये है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ। ये ब्रेथ नहीं, कभी सोच लो कि विड्थ के बाद इज 36 मीटर है तो ये विड्थ हो गई 36 मीटर, नहीं। यहाँ पर तो ये बताया गया कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये बीच में तो कंडीशन दी गई है भाई, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि भाई उस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, उसका परिमाप है वो 36 मीटर है। ठीक है, क्या क्या बता दिया? परिमाप बता दिया 36 मीटर, और हमारे पास लेंथ बता दी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है। हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा जो होता है वो सेमी पेरीमीटर बोलते हैं मुझे। अब हमें क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पर किससे है? लेंथ और ब्रेथ से, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है किसकी? गार्डन की। अब कहोगे कि दे रखी भाई लेंथ तो दे रखी है 4 मोर मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, ऐसे नहीं कि वो उससे ज्यादा है वो उससे कम है, एग्जैक्ट वही लेंथ ही देनी है और ब्रेथ देनी है, हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो जो निकालनी है हम वो क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हमने मान ली भाई x मीटर। कितनी मान ली? क्योंकि मीटर के अंदर दिए गए हैं डायमेंशन हमारे, देखो 4 मीटर मोर देन, तो हम मीटर के अंदर मानेंगे। एंड और वैसे मीटर के अंदर होगा, सेंटीमीटर के अंदर तो गार्डन हो भी नहीं सकता। लेट एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ब्रेथ की जगह पर आप विड्थ जो वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में विड्थ है तो आप विड्थ कीजिएगा। ठीक है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितनी है? वो हमने मान ली y मीटर। ठीक है, लेंथ हमने मान ली बच्चों x मीटर, और ब्रेथ यानी विड्थ हमने मान ली y मीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन है उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे और उनको सोल्व कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी उस गार्डन की। ठीक है, यानी डायमेंशंस आ जाएंगे उस गार्डन की। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बच्चों? देखो, पहली तो ये है कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई 4 मीटर ज्यादा है। लंबाई है x मीटर, चौड़ाई है y मीटर। x है, चौड़ाई है, वो लंबाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी x है वो y प्लस 4 है, लंबाई है वो चौड़ाई से 4 प्लस में है, 4 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई बच्चों, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ यानी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो ये हमने लिख दी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमने इस बात जो है वो इक्वेशन बना दिया। ठीक है, दूसरी है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये जो है ना, ये लाइन यही है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये बीच में ही दे दी भी हुज जो लेंथ है, ये बीच में कंडीशन है। ठीक है, तो हमने हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। और पेरीमीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ऐसे 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी पहले तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़ेंगे फिर उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर नहीं गिवन, हमारे पास उसका हाफ गिवन है, मतलब सेमी पेरीमीटर गिवन है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हाफ इसका। तो जब इसको हाफ करेंगे मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सेमी पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास x है और ब्रेथ हमारे पास y है, तो हमारे पास हो गया x प्लस y। ये क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। x प्लस वाई सेमी पेरीमीटर होता है, वो कितना दे रखा है? 36। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। एक तो हो गई है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, ये y को इधर ले आता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे हो जाएगा ये।
ये y को मैं इधर लिया है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, हमें डायमेंशंस निकालने हैं, लेंथ और ब्रेथ यानी x और y निकालने हैं। तो उसके लिए तो हमें इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। और अभी तक हम इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से हमें इनको सोल्व करना है। तो ग्राफ बनाएंगे इनका। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या बनाएंगे, इनकी टेबल बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ और दूसरी इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ। तो देखना टेबल में क्या क्या होगा, ऐसे हम एक्स वाई लेंगे, ऐसे इसमें हम लेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब दोनों के लिए क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू पुट करो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हम टेबल में वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको बता रखा है, इतने इक्वेशंस कर चुके हैं अब तो हम इनके। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी जैसे 0। एक्स की वैल्यू मैंने कितनी पुट, सॉरी हाँ, एक्स की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। ठीक है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। हमारे पास ये आ गई पहली टेबल। दूसरी टेबल में इसमें लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए, x की वैल्यू में 18 पुट कर दूंगा, y की भी 18, 18 प्लस 18 36, x की 20, y की 16, 20 प्लस 16 36। बहुत सारे केस है, जिन दोनों नंबर का ऐड 36 आ रहा हो वो दोनों नंबर एक्स वाई हो सकते हैं। ठीक है, इतने सारे नंबर है, कोई भी ले लो आप। 18 प्लस 18 ले लो आप, जो है 22 प्लस 14 ले लो। ठीक है, 21 प्लस 15 ले लो, 18 प्लस 18, 20 प्लस 16, 32 प्लस 4 ले लो, आप कोई भी ले लो। मैंने ये केस ले ली है। ठीक है, और ऐसे इसमें जो है केस ले ली, एक की वैल्यू पुट करी, दूसरे की वैल्यू आ गई। एक की 0 पुट करो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगले में दूसरे की वैल्यू 0 पुट कर दे, पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी। दोनों के लिए टेबल बनेंगी। टेबल बन गया तो हमारा काम क्या है, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ग्राफ तो बहुत ही ईजी है। टेबल बनने के बाद क्या करना है ग्राफ में, मैं एक बार इस टेबल को इधर लिख देता हूँ ताकि हमारा ग्राफ आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स वाई 18, 18 और 20 और 16। ये वैल्यूज जो है ये आप दो से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको दो तो निकालनी पड़ेंगी। वैसे आप दो है सफिशिएंट है, इतनी निकाल दोगे आप, बहुत ज्यादा हो जाएंगी वो। मोर देन सफिशिएंट का मतलब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि दो है, दो से बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा क्वेश्चन, आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा। तो आप दो बनाइए, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है बच्चों, एक्स डैश। ये वाई एक्सिस होता है बच्चों, ये वाई डैश एक्सिस होता है। अब देखना हमारे पास पहले में तो है 4 -4। ठीक है, 4 तक है, हम 1 2 3 4 से काम चला सकते हैं। लेकिन दूसरी टेबल भी तो इसी ग्राफ में बनने वाली है, दूसरी टेबल का ग्राफ भी तो इसी में बनेगा। तो उसमें तो 18 20 है, तो 1 1 से काम नहीं चलेगा, 1 2 3 20 तक जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 4 4 का डिफरेंस ले लेंगे, 4 8 12 16 20। ठीक है, तो 4 8 12 16 20, ऐसे इधर -4 -8, माइनस में तो इतनी ज्यादा नहीं है तो -8 तक चले जाते हैं। हाँ, प्लस में 4 8 12 16 20, यहाँ तक गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाएंगे। देखो प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये रही। अगला है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये रही। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ मैं अलग कलर से बनाता हूं ताकि आपको अलग अच्छी तरह से दिख जाए। अब है x की वैल्यू 18, y की वैल्यू भी 18। तो x की वैल्यू 18, इधर जाओ, 18 आता है 16 और 20 के बीच में, यानी यहाँ पर। तो ये हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू भी 18, ये पॉइंट नहीं है, x की वैल्यू 18 के लिए y की वैल्यू 18 भी, यानी ऊपर चलो, यहाँ पर 16 और 20 के बीच में 18 है, यहाँ से। तो ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट, x की वैल्यू भी 18 और y की वैल्यू भी 18। सेकंड है x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो ऐसे। अब ये दोनों लाइन आप ऐसे नहीं कह सकते भाई मिल नहीं रही कहीं पर ये। अब इस लाइन को आप आगे ले जाइए, ये देखना, ये इस पॉइंट पर क्या हो रही है, दोनों लाइन मीट हो रही है। यहाँ पर दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट यानी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये इन दोनों लाइंस का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन आ गया ये पॉइंट। अब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, दोनों जो लाइंस है उनका सोल्यूशन होगा, मतलब उन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। उन यहाँ इस पॉइंट पर जो x और y की वैल्यू होंगी, वही यहाँ पर जो क्या होंगी, x और y की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पर देखना x की वैल्यू कितनी है, इसके नीचे बिल्कुल 20 मिलेगा। जब आप इसे स्केल से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ से 20 मिलेगा आपको,
मैंने स्केल से नहीं बढ़ा रखा, बिल्कुल आप जैसे स्केल से बढ़ाएंगे बिल्कुल इसके नीचे 20 मिलेगा और y के रिस्पेक्ट में इसमें 16 मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 16 और यही हमें निकालना था। x आ गई हमारे पास लेंथ है और ये y जो 16 है ये हमारे पास आ गई विड्थ। और लेंथ और विड्थ आ गई मतलब हमारे पास गार्डन के डायमेंशंस आ गए और हमें यही निकालना था। तो गार्डन की जो लंबाई है वो है 20 मीटर और गार्डन की जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है। ठीक है, अब इनका सेमी पेरीमीटर जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 + 16 36 मीटर आ रहा है और लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा भी है। हमारी कंडीशंस भी फुलफिल हो रही है। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अब अगला करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया हमारे पास, एक इक्वेशन दी गई है। कैसी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। अब कहेंगे कि भाई अब तक हम पढ़ रहे थे ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है। हाँ, एक इक्वेशन दी गई है और जो इसकी बची हुई दूसरी इक्वेशन है जोड़े वाली वो हमें निकालनी है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन होते हैं, जोड़ी में तो कुछ भी ले सकते हैं हम वेरिएबल सेम रखकर, लेकिन ऐसा नहीं है। कंडीशन दी गई है भाई, हर एक 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में दिया गया है। पहले तो जो इक्वेशन है वो ये दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब कहा गया है, पहला पार्ट कहा गया है कि ऐसी एक इक्वेशन दो जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस बढ़ाए। मतलब है इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उससे उस इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट करे, ग्राफ पर बनाए एट ए पॉइंट। ठीक है, तो मतलब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस की एक लाइन देनी है, एग्जांपल देना है। ठीक है, दूसरे केस में पैरेलल लाइंस का देना है, तीसरे केस में कांस्टेंट लाइंस का देना है। ठीक है, तो बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, कैसे देते हैं? पहले तो मैं तीनों को आपको वो लिख देता हूँ केस क्या होता है। देखो, हमें पता है a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस आता है बच्चों ये। ठीक है, अगला केस होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है पैरेलल लाइंस का केस बच्चों। किसका केस होता है? ये पैरेलल लाइंस का। और लास्ट वाला केस आप इनको आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये होता है कांस्टेंट लाइंस का केस बच्चों। कई बार आप ये दूसरा केस मान लेते हैं, ये तीसरा मान लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। मेन है आपको ये पता होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 = b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 देन इट विल बी केस ऑफ पैरेलल लाइंस। and if a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 then there will be the case of a constant lines, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, इसके लिए यूनिक सोल्यूशन आता है, इसके लिए नो सोल्यूशन आता है और इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हैं। सोल्यूशन वाले कंसिस्टेंट लाइंस के अंदर आते हैं और नो सोल्यूशन वाले इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर आते हैं। मतलब अगर सोल्यूशन आ रहा है तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर इन सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब ये केस आ रहा है, तो वो जो पेयर ऑफ जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, संगत और असंगत। ठीक है, ये जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले सवाल है वो हम पहले कर चुके हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें एक ऐसी इक्वेशन देनी है जो इसके साथ ग्राफ पर इंटरसेक्ट करे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली जो केस है हमें वो देनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यहां पर देखो क्या होना चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1 तो ये है, b1 ये है और ये c1 है। a2 b2 c2 तो दूसरी लाइन के होंगे, वो मैं निकालनी है। तो a1 की जगह पुट कर दो 2 बटे में a2 जो है वो हमें पता नहीं, तो एज इट इज a2 रखेंगे। नॉट इक्वल टू b1 की जगह पर पुट कर दो 3 और b2 में पता नहीं है। c1 c2 का इसमें कोई मतलब ही नहीं होता इंटरसेक्टिंग लाइंस में। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो देखना हमें ऐसा केस लाना है कि ये दोनों बराबर नहीं आए। ऊपर 2 है, नीचे ऊपर इसमें 3 है, दोनों को मैं 5 से या तो चलो a2 रखता हूँ, दोनों को कोई भी सेम नंबर से डिवाइड करा दो, बराबर तो आ ही नहीं सकते, ऊपर अलग है। किस कोई भी ऐसी वैल्यू, इतनी सारी वैल्यू हो सकती है भाई बराबर नहीं होने की। मैं ऐसे लिख दूं, a2 को भी 5 पुट कर दूं और b2 को भी 5 पुट कर दूं मैं, तो क्या हो गया 2/5 और ये हो गया 3/5। बराबर है क्या? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हमारे पास a2 आ गया 5, b2 आ गया 5। ठीक है, आप c2 कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, c2 का कोई रोल ही नहीं है। c2 में ले रहा हूं 10। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? जो सेकंड इक्वेशन है वो आ गई 5x + 5y + 10 = 0। देखो 5x + 5y + 10 = 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये और दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब ग्राफ पर जब इनका वो बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसा केस देना है। अब अगले पार्ट में पूछा गया है क्या? पैरेलल लाइंस का केस। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है? पैरेलल लाइंस का केस पूछा गया है। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है?
पहले दोनों बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है रेशो, ठीक है। तो देखना a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करो पहले तो a1 b1 c1 की 2 3 माइनस 8, ये बराबर आनी चाहिए a2 b2 और ये c2, और ये दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए। देखना पहले तो इनको बराबर पुट करो, ऐसी वैल्यू रखो a2 और b2 की कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो देखना 2 को मैं डिवाइड कर देता हूं 4 से, इसका डबल नीचे लिख दो, इसका डबल नीचे लिख दो, कैंसिल हो करिए 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, या सेम यही नंबर लिख दो, इसके डिवाइड में 2 लिख दो, इसके डिवाइड में 3 लिख दो, कैंसिल होकर दोनों 1 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कई केस आप दोनों को बराबर करना है। मान लो मैं यहाँ पर a2 की जगह पर पुट कर रहा हूँ 4 और b2 की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ 6, 2 का डबल 4 पुट कर दिया, 3 का डबल 6 पुट कर दिया, कैंसिल करेंगे तो दोनों 1/2 आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर आप c2 की कोई वैल्यू रख देना, बस क्या मत रखना, -16 मत रखना, क्योंकि -16 रख दिया तो ये भी कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। -16 के अलावा कोई भी रख दो, बराबर नहीं आएगा। मैंने रख दिया भाई 10, ठीक है। अब ये बराबर नहीं है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये -4/5 है, बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई सेकंड, ये उसके आ गई हमारे पास कोफिशिएंट्स। तो 4x + 6y + 10 = 0। ये दोनों लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस लाइन का और इस लाइन का आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस आ गया, पैरेलल लाइंस का केस आ गया, ठीक है। अब आपको एक और बनाना है, कांस्टेंट लाइंस का केस और बनाना है इसी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट लाइंस के केस में क्या होता है बच्चों, a1 by a2 तीनों रेशो बराबर होती हैं आपस में, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and it is also equal to c1 by c2। अब हमें क्या करना है, अब हमें a1 b1 c1 की वैल्यू पहले पुट कर देनी है, पुट कर दो, पुट कर दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और a2 b2 c2 की मर्जी, अपने आप से कोई भी पुट कर दो, बस केस आना चाहिए। तीनों बराबर आए, तीनों के नीचे उसका डबल लिख दो, 2/4 3/6, इसके नीचे -16 लिख दो, सब कैंसिल होकर 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, तीनों बराबर आ गए। तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन का केस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, 4x + 6y - 16 = 0। ये एक लाइन, ये एक लाइन, और भी हो सकते हैं बहुत सारे केस। सबको इसके मतलब 3 से मल्टीप्लाई करवा दो डिवाइडेड डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसका 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई जो नंबर आता है वो लिख दो। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -8 3 जा -24, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर -24, ऐसे लिख दो, वो इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सारे केस है, हमने एक लेना है, वो हमने ले लिया है। तो हमें इसी प्रकार इस जो 6th क्वेश्चन था ये, इसमें क्या कहा गया था, एक लीनियर इक्वेशन दी गई थी, इसकी दूसरी रिस्पेक्ट में दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालनी थी, 3 पार्ट में, 3 अलग अलग टाइप की। पहले में ऐसे निकालनी थी कि वो उसके साथ इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर, दूसरे में वो ऐसे निकालनी थी कि वो उसके साथ पैरेलल बनी रहे, और तीसरे में वो उसकी कोइंसिडेंट हो, मतलब उसके ऊपर ही आए बिल्कुल, यानी ये वाला केस आए। तो उनके रिस्पेक्ट में हमने वैल्यू पुट कर कर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वो मेथड है वो यूज कर कर हमने दूसरा पेयर की जो दूसरी इक्वेशन है वो निकाल ली है, ठीक है। इसके बहुत सारे केस हो सकते हैं, आंसर सभी बच्चों का अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन और बचा हुआ वो और कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 7th क्वेश्चन में भी क्या गया गया है, 2 इक्वेशंस दी गई हैं और उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाकर उनको सोल्व करना है। साथ में एक कंडीशन और दे दी उन्होंने, एक चीज और पूछ ली एक्स्ट्रा, वो मैं बताऊंगा क्या पूछ ली उन्होंने, बाकी कुछ भी नहीं है अलग इसमें। पहले इक्वेशन है x - y + 1 = 0, साथ साथ नोटबुक में आप सोल्व करेंगे मेरे और ग्राफ बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमने इतने इक्वेशंस कर लिए हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगली है 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारे पास क्या दी गई है बच्चों, 2 इक्वेशंस दी गई हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और उस ग्राफ प्लॉट करेंगे तब एक चीज बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी, उसके अंदर क्या बनेगी, उसके अंदर ट्रायंगल बनेगी। उस ट्रायंगल को आपने शेड करना है, शेड करने का मतलब छायांकित करना है, उसको ऐसे पेंसिल से उसको भर देना है, ठीक है। और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर ट्रायंगल कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3, मान लो ये ट्रायंगल आ रही है तो ये तीनों कोऑर्डिनेट है, ये बताने हैं आपको, ठीक है। ये काम आपको करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये एक्स्ट्रा काम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। ये अलग चीज आ गई, इससे आपसे घबराना नहीं है भाई क्या पूछ लिया, ये बस आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए है, कुछ भी नहीं है। ये है दोनों इक्वेशन दी गई है, इनके टेबल बनाएंगे, टेबल से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन के लिए टेबल बनाता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं यहां पर टेबल बना देता हूं x y। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं यहां पर टेबल बना देता हूं x y।
पहले इक्वेशन में देखो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 बिल्कुल छोटी वैल्यू। जो y की है वो x से एक ज्यादा ले लो, क्योंकि x में से y करने पर -1 बच रहा है, यानी x एक छोटा है y से। x की जो वैल्यू लो y की उससे एक बड़ी आएगी, पुट करके देखो ना यही आएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम पुट करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू निकालेंगे, x की 0 पुट करो तो 2y = 12, y की 6 आ गई, y को 0 पुट करो 3x = 12, x की 4 आ गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन आ गई, उनकी टेबल आ गई, क्या बनाएंगे अब हम बनाएंगे इन दोनों का ग्राफ। तो ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है जहां पर x एंड y दोनों की वैल्यू 0 होती है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से देखना। 6 तक जा रही है तो 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 मैंने आपने स्केल से लेने हैं, ये बिल्कुल बराबर, -1 -2 माइनस में जा ही नहीं रही है, -3, लेकिन अब फिर भी माइनस वाला केस लेंगे क्योंकि वो ट्रायंगल है, वो माइनस में आ सकती है, इधर भी आ सकती है वो, ठीक है। और आएगी ही -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 और ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 5 एंड 6 y एक्सिस पर। ये हमारे पास हमने ग्राफ के लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन वैल्यूज के जो रिस्पेक्ट में पॉइंट है वो पुट करने हैं और उनको मिलाकर लाइन बनानी है, ग्राफ प्लॉट हो गया। x की वैल्यू 0 बच्चों, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट होता है, बिल्कुल यही होता है। x की वैल्यू 1 बच्चों, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये इन दोनों लाइन को मिला देंगे हम। इन दोनों लाइन को मिला दिया हमने, जब इनको मिलाएंगे ना तो ये इस -1 से जो है पास होकर जाएगी, आपको ध्यान रखना, जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल इस -1 से पास होकर जाएगी, जैसे हमारी जा रही है, ठीक है, ऐसे जाएगी। उसके बाद दूसरी है हमारे पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये पॉइंट भाई मैं दूसरा अलग कलर से बना देता हूँ, दूसरी लाइन, तो आपको अलग से दिख जाए वो, ये है भाई। उसके बाद है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो बच्चों x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, y की वैल्यू 0, ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर होगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम। अब इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो देखना, मैं इसको मिला देता हूं ऐसे ऐसे, ठीक है, हमने मिला दिया बच्चों। अब जब हम इसको मिला दिया तो एक पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट आएगा, ये देखो तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट एक्सिस बन रहे हैं, नहीं है, 3 ट्रायंगल के कॉर्नर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बन गई कि ना बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई है ना, बिल्कुल बिल्कुल बन गई है। तो हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, उस ट्रायंगल को शेड करो और उसका एक्सिस बताओ। तो पहले हम शेड कर लेते हैं इसको, आप पेंसिल से इसको ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से आप भर देना है, फिलअप कर देना है, इसको छायांकित कर देना है। मैं यहाँ पर आपको बस एक बार ऐसे ही लाइंस खींचकर इसमें बता रहा हूँ कि भाई ये ट्रायंगल बनी है हमारे पास। तो ये हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गई है, ट्रायंगल बन गई है। और ये जो है, ये 3 इसके क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये जो तीनों पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या है, 4 0 है, यहाँ पर ये क्या है, 0 -1 है, सॉरी -1 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0। और ये पॉइंट शायद 2 और 3 आएगा, जब आप ग्राफ में प्लॉट करके देखो, इसके नीचे 2 है और ये 3 के रिस्पेक्ट में आएगा ग्राफ में, बिल्कुल। तो ये पॉइंट आ गया 2 और 3। तो ये आपके जो है ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। और सॉल्यूशन कौन सा होगा इन इक्वेशंस का, सॉल्यूशन ये वाला, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए ना, ये ब्लैक वाली लाइन भी और ये रेड वाली लाइन भी, ये हमारे दोनों इक्वेशंस की 2 लाइन है। फर्स्ट इक्वेशन की ब्लैक लाइन है, सेकंड इक्वेशन की रेड लाइन है। तो सॉल्यूशन ये 2 और 3 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमने टेबल ट्रायंगल बना दी, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बता देंगे भाई। द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर 2 3 -1 0 एंड 4 0, ठीक है, ऐसे लिखना है ब्रैकेट के अंदर ये पॉइंट 4 0 ऐसे, ठीक है। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 3.2, ये आज कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर था ग्राफिकल मेथड, था जो है आपकी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल्स, उसका ग्राफिकल मेथड था सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाती है। आप इन क्वेश्चंस को निकाल कर देखिए, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस,
कॉन्स्टेंट लाइंस, ग्राफिकल मेथड, सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आप इनको एक बार इस एक्सरसाइज को फिर से आप एक बार सोल्व करके देखिए, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड करेंगे, ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया है। थैंक यू भाई।